कल जो बात किए थे, कल का क्लास में जो हमने बात किया था वो क्या था बाबू? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके बारे में बात किए थे बाबू, अर्थव्यवस्था। आप देखिए समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान समझिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उतारना किसी को नहीं है, सिर्फ समझिए। अभी हम कल भी आपको बताए थे कि किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने से पहले उस सब्जेक्ट का हमें क्या जानना है? प्रवृत्ति अर्थात नेचर के बारे में, कि इस सब्जेक्ट का डिमांड क्या है। और याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या लगाना होगा? इस पे बाबू ऐसे ऐसे करके करंट लगाना पड़ेगा। यानी इस सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए आप अध्ययन कीजिएगा, उसके बाद आपको करंट अफेयर से जोड़ के पढ़िएगा, तब जाके आपका इसका क्वेश्चन बनेगा। इस सब्जेक्ट का ये डिमांड ही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था याद रखिएगा, कल जो मैंने बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए उसका क्या अध्ययन करना है बाबू? प्रवृत्ति का, नेचर का। और उसके बाद याद रखिएगा, हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। किसका बात करेंगे बाबू? इंडियन इकोनॉमिक्स। हमें ना तो अमेरिका का पढ़ना है, ना तो ऑस्ट्रेलिया का पढ़ना है, किसका पढ़ना है? भारत का। अब कल जो मैंने आपको बताया था, कल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां तक सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था, और उसके बारे में मैंने जो इंट्रोडक्शन करवाया था उसको फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, एक होता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना? भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र, क्योंकि आपको हमें हर एक सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कभी आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? वस्तु का मांग बढ़ने से या फिर वस्तु की आपूर्ति के बढ़ने से। समझ बात को ना? यानी मांग अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो हमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे पृथ्वी पे अर्थात क्या मतलब हमारे भारत के अंदर किस तरह की व्यवस्था चल रहा है वो हम पढ़ेंगे। और शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं सिद्धांत को, अर्थात प्रिंसिपल को, किस सिद्धांत के आधार पे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है। कल मैंने बताया था कि हमारे देश में आजादी से पहले कुछ और अर्थव्यवस्था था, आजादी के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया है? तो हम समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन, क्या परिस्थिति था जिसने हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार बताया था? समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवाद को। तो पहला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने टॉपिक आपको बताया था, क्या बताया था बाबू? राष्ट्रीय। क्या बताया था मैंने? किसी देश का, कहने का मतलब है कि भारतीय का, भारत का हम पढ़ेंगे। भारत का क्या? राष्ट्र। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय की गणना कैसे किया जाता है? हमने बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थशास्त्र में 4 टूल का प्रिंसिपल का यूज किया गया है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है? सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। किसी भी भारत, किसी भी देश के सीमा के अंदर, किसी भी देश, उसमें से एक अपना देश भी है ना, किसी भी देश के सीमा के अंदर किसी भी वस्तु का, अंतिम वस्तु का सेवा, और सेवा का जो अंतिम वस्तु का सेवा का जो मूल्य होगा ना, वो क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। अंतिम वस्तु, मेरी बात ना, अंतिम वस्तु पता है कितने प्रकार के होते हैं? जैसे अभी मान लो खेत में अगर मक्का का उत्पादन हो रहा है तो प्राथमिक वस्तु हुआ, उससे फिर दवाई बनेगा, बिस्किट बनेगा, तब जाकर मार्केट बिकेगा, वो क्या कहलाएगा? अंतिम वस्तु। आपके खेतों में रुई होता है, कपास होता है, कपास से धागा बनता है और धागा से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो कपड़ा एक अंतिम वस्तु हुआ। तो जीडीपी में हम उस वस्तु को काउंट करते हैं जो अंतिम वस्तु का क्या हो? मूल्य हो। तुम्हारी बात करो, हम आगे समझेंगे। दूसरा मैंने टॉपिक, तीसरा मैंने टॉपिक आपको बताया था, ध्यान समझिएगा, भारतीय वित्त व्यवस्था। क्या बताया था बाबू? भारतीय वित्त व्यवस्था। अब यहां से समझिएगा बाबू, भारतीय वित्त व्यवस्था हमारे भारत देश के अंतर्गत
ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय वित्त व्यवस्था, हमारे भारत देश के अंतर्गत किस तरह से वित्त का पैसा का लेन देन चलता है। और पैसा बाबू दो तरह का होता है, एक हम लोग जमा करते हैं बैंक में पैसा, वो मेरा पैसा है, आपका पैसा है। लेकिन जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, आपने जो कपड़ा पहना है या कुछ भी चीज खरीदते हो आप उसमें सरकार को टैक्स देते हो ना, तो सरकार वो पैसा जमा करता है संचित निधि में, और उस संचित निधि से पैसा निकाल के आपके लिए हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड, रेलगाड़ी वगैरह चलाता है। समझ मेरी बात ना, तो वो हम अलग समझेंगे। तो भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत बाबू हम दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कल भी मैंने बताया, ठीक है, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं। तो भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग बात करेंगे, एक हम करेंगे धन यानी पैसा के बारे में, धन की यात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और धन की यात्रा में देखिए कुछ नहीं है, इसमें हम लोग सीधा सिंपल सा पढ़ लेंगे किसके बारे में बाबू, आरबीआई के बारे में। सुना आपको ना, नाम सुने हो ना, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, समझेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबू एक पॉलिसी बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं मौद्रिक नीति। समझा रहे मेरी बात ना। आरबीआई का मुख्य रूप से काम ही है कि हमारे देश में गरीबी ना आए, पैसा का ज्यादा वैल्यू ना बढ़ जाए, या पैसा का वैल्यू कम ना हो जाए। अर्थात हमारे आरबीआई का मुख्य रूप से काम है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। समझा रहे बात को ना। और उसके बाद अब हम लोग फिर पढ़ लेंगे किसके बारे में बाबू, मुद्रा के बारे में, पैसा। प्राचीन काल से लेकर आज वर्तमान काल में आप 500 का नोट देखते हो, 20 रुपए का देखते हो, 50 रुपए का नोट देखते हो नहीं देखते हो। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय वित्त व्यवस्था में मैक्सिमम कितने तक का नोट छापा जाने का प्रावधान है, 10,000 तक, पता है ना आप लोगों को। और अभी मैक्सिमम कितने तक का नोट है, 500 तक का, है ना। 2000 का जो नोट छापा था उसमें क्या लग गया, समझेंगे। हमारे कुछ पॉलिसी होता है, एक होता है हम बताएंगे कुछ पॉलिसी, ध्यान होता है मुद्रा का, आपने सुना होगा डीमोनेटाइजेशन, समझ लो ना। यानी जब काली बाजारी होने लगता है, जब पैसा का जाली पैसा जब मार्केट में ज्यादा छप जाता है, तो सरकार उस मुद्रा उस पैसा को क्या कर देता है, डीमोनेटाइजेशन, मतलब उस पैसा को रद्द कर देता है। आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो 8 नवंबर 2016 को हमारे भारत देश में क्या लगा दिया था, डीमोनेटाइजेशन, यानी 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। काली बाजारी हो रहा था, क्योंकि बाहर के आदमी यहाँ पे आतंकवादी वगैरह ज्यादा काम करता था, पैसा के दम पे नहीं होता है सारा काम, समथिंग आगे। तो हम इसमें समझ लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक बाबू आएगा मेरा, जिसको हम लोग कहते हैं पैसा और बाजार, इसी को हम लोग समझेंगे। दूसरा नाम हमने अपने मन से बनाया इस चीज को, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाबू मुद्रा बाजार। नाम सुने हो, नाम सुने हो ना, मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, ठीक है। और एक को बोलते हैं जिसको हम लोग मनी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है ना, मनी मार्केट। यानी याद रखना है, यानी सरकार के पास टूल है, टूल है क्या, बैंक रेट, रेपो रेट, नाम सुने हो ना, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, समझ लो। ये सभी क्या है, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, टूल है, सब समझेंगे। और एक आता है बाबू, कौन सा बाबू, पूंजी बाजार। और ये क्या लिखा हो, मुद्रा, ये क्या लिखा हो, इसको बोलते हैं CAPTI, कैपिटल मार्केट, जिसमें हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट का, सेबी का। बात करो, कभी किसी को देख तो आपके घर में जमीन का कागज रखा हुआ है ना, किसी को कागज दे देंगे, वो भी तो पैसा ही है ना। तो कागज के फॉर्म में भी पैसा रहता है, जैसे चेक, उसमें पैसा आपके पास नोट नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा है। आपके पास जमीन का मान लेते कागज रखा हुआ है, तो किसी बैंक वाले जमीन कागज दे देते हो ना, फिर आपको बैंक क्या देता है, उसके अंदर में लोन देता है ना। तो कैपिटल मार्केट में हम बात करेंगे शेयर मार्केट का, सेबी का, अर्थात वैसा पैसा जिसपे क्या हो, जो प्रतिभूति के तौर पे हो, सिक्योरिटी के तौर पे हो। समझ बात को ना। जैसे मान लो कि आप किसी के, अभी आपके पास पैसा नहीं है, पैसा मतलब 500 का नोट नहीं है आपके पास, आप अपना जमीन का रख दे दो किसी को, फिर आपको तुरंत वो पैसा देगा, होता है ना, होता है। तो इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी बाजार, कोई भी उद्योगपति होता है ना, वो अपना बॉन्ड जारी करता है। क्या जारी करता है, बॉन्ड। आपने सुनते रिलायंस का बॉन्ड ना उछाल मार दिया, या फिर जो आपने नाम सुने हैं, सुने हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना। शेयर मार्केट में पैसा क्या लगाते हैं, बॉन्ड को खरीदते हैं,
खरीदने का मतलब आप सोना खरीदते हो ना, क्यों खरीदते हो? ताकि जब दाम बढ़ेगा तो उसको क्या कर देंगे, अर्थात वो भी और क्या है, कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी बाजार। यहाँ पे आपका होगा पैसा संबंध अर्थात मुद्रा संबंध, बात नहीं करना है। यहाँ पे किससे संबंध होगा, मुद्रा संबंध। यहाँ पे कैपिटल मार्केट, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना। ये भारत की वित्तीय व्यवस्था, इसी में समझेंगे हम लोग बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बैंक किस तरह लोन देगा आपको, सारी चीज के बारे में हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में। कोई दिक्कत है ना। और तीसरा चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा बाबू आपका लोक वित्त व्यवस्था। क्या होगा बाबू, लोक वित्त व्यवस्था। अब लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, लोक वित्त व्यवस्था। अब यहाँ पे आपका पैसा और बैंक का काम था। अब यहाँ पे आएगा सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है, लेती है ना, तो सरकार जब टैक्स लेगी तो आपके लिए क्या बनाएगा बाबू, बोलो, बजट। इसका दूसरा टॉपिक का नाम है राजकोषीय नीति। राजकोष यानी फिजिकल पॉलिसी, नाम सुने हो ना, राजकोषीय नीति हम लोग पढ़ेंगे। हमारे बजट में एक होगा राजस्व व्यय और एक होगा राजस्व, यानी कितना इनकम आ रहा है और सरकार कितना रुपया खर्च आप पे करेगा, यही तो बजट है ना। अभी जो फरवरी में बजट पेश होगा 2025-26 का होगा ना, 26-27 का जो बजट पेश होगा उसमें सरकार आपको साल स्टार्ट होने से पहले संविधान के अनुच्छेद 112 में लिख दिया गया है कि सरकार आपको हर साल बजट पेश करेगी और उस बजट में बताएगा कि सरकार आपके लिए कितना पैसा खर्च करेगा और सरकार के पास कितना रुपया टैक्स में आएगा। ये पूरा एक साल का लेखा जोखा, जैसे आप अपने घर में बजट बनाते हो ना कि हाँ हमें इस साल में इतना ये खर्च करना, उसी तरह देश भी पूरा बजट बनाती है। बात को ना कितना रुपया खर्च करेंगे। अभी वर्तमान में हमें 50 लाख करोड़ का बजट है अभी हम लोग का, भारत देश का, पूरा देश का। तो फिर हर एक राज्य का अपना अपना होता है। सरकार बात को ना, तो अभी देखो अभी जब बजट आएगा 1 फरवरी को बजट पेश होगा, कितने को, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। उसी बजट में अपना लोगों को पता चलेगा कि कितने का इस साल का बजट है और उस बजट में किस विभाग में कितना रुपया खर्च होगा। रेलवे को कितना मिलेगा, डिफेंस को कितना मिलेगा, फिर तो नौकरी वाला भी आदमी है ना, पेंशन वगैरह तो आदमी है नहीं, जो देश का सेवा करके जब अब जो नौकरी से मुक्त उसको सरकार पेंशन देती है ना, पेंशन सरकार कहाँ से देती है, हमारे टैक्स के पैसे से। और उसके बाद जो मास्टर वगैरह जो शिक्षक है सरकारी उसको सैलरी भी देता है ना। तो सरकार 2 जगह खर्च करती है, एक सरकार वहां पे खर्च करेगी जहां से उसको वापस दोबारा रुपया नहीं आएगा, जैसे सैलरी पे पैसा खर्च करना, किसी को पेंशन देना वहां से रुपया वापस आएगा। लेकिन कुछ रुपए सरकार वहां पे खर्च करती है जहां से पैसा वापस आएगा, जैसे कहीं पे डैम बना देना, बात को ना, कहीं पे पुल बना देना। तो वो क्या हुआ, एक पूंजीगत व्यय हुआ। वो क्या हुआ, पूंजीगत व्यय, मतलब सरकार ने वहां पे पूंजी लगाया, फिर वहां से सरकार क्या कराएगा, रुपया कमाएगा। जैसे रेलगाड़ी चला रहा है, वंदे भारत चलाया, तो सरकार वहां से क्या कराएगा, कमाएगा ना पैसा, वो पूंजीगत व्यय हुआ। समझ, मेरी बात समझ में आ रहा है सबको ना, कि सरकार 2 जगह पैसा खर्च करता है, एक पैसा जगह जहां से कि पैसा आने का कोई चांस नहीं है, वहां उसको बोलते हैं वेतन देना, सैलरी देना। आपके लिए योजना चलाना, सरकार योजना चलाती है ना आपके लिए, लड़की लोगों को जो 50,000 रुपया दे रहा है वो भी योजना सरकार चलाती है ना। दूसरा हुआ सरकार पूंजीगत व्यय करती है। पूंजीगत मतलब आपके लिए पुल बनाना, आपके लिए क्या बनाना, बोलो, डैम बनाना, रेलवे गाड़ी चलाना, ये सब चीज, रोड बनाना, बात को पूंजीगत व्यय में। तो हम ये पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टैक्स के बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और टैक्स सिस्टम आपको पता ही है, हमारे भारत में 2 प्रकार की टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इसी को हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी, वैट टैक्स, नाम सुना वैट का, जीएसटी का नाम सुने हो ना। अभी जीएसटी नया जब जीएसटी का आया हुआ है ना, कितना % का अभी जीएसटी चल रहा है, कितना % का स्लैब टैक्स है अभी, 5 है, पहले 5 था, कितना हो गया है, वो भी 4 में से। पहले देखो अभी बता देता हूँ, लेकिन वहां पे विस्तार से बताऊंगा। अभी जो जीएसटी 2.0 है, ठीक है ना, अभी है 0%, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है 5%, उसके बाद कितना है 18%, उसके बाद कितना है 400 का टैक्स। पहले कितना था 0, यानी जीएसटी पहले जब तो जीएसटी आया था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी पहले था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इस पर टैक्स लेता था। टैक्स मतलब कितना %, इसमें गुड्स का सबका बटा हुआ है,
0% पे जैसे खुले आइटम जो मिलेगा, खुला आइटम जो होगा उसमें कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 0% बिना टैक्स का। 5% टैक्स है। आप पहले टूथब्रश शैम्पू पे कितना लेता था? 18% टैक्स लेता था। अब कितना हो गया है? 5%। अब आ गया है जैसे ये, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराना, सुना रहा हूं, सब पे कितना परसेंट टैक्स है? लग्जरी आइटम, गाड़ी पे भी कितना है? लेकिन लग्जरी का आपको लेना है BMW, आपको लेना है गोल्ड, आपको पीना है शराब, आपको पीना है सिगरेट, उन सभी पे कितना परसेंट? यानी नशीले पदार्थ और लग्जरी आइटम पूछेगा एग्जाम में। 40% टैक्स किस पे लगता है? लग्जरी आइटम और नशीले पदार्थ। आपको नशा एंजॉय करना है तो आपको दीजिए 40% टैक्स। 40% समझ लो। अगर कोई वस्तु 100 रुपए का है तो वो आपको कितने मिलेगा? 140 रुपए। कोई वस्तु 1000 का है तो आपको कितने मिलेगा? 1400 रुपए का मिलेगा। 400 रुपए 40% कौन लिया? टैक्स दिया कौन? सरकार। बाबू अच्छा आप एंजॉय करोगे 400 रुपए हम को। 1000 का अगर शराब पियोगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 1400। दाम उसका है 1000 लेकिन वो बिकेगा कितने में? सरकार उस पर टैक्स। आपको गांजा पीना है 40% टैक्स दीजिए। आपको सिगरेट पीना है, सिगरेट का दाम देखो ना, बढ़ने वाला दाम। बीड़ी पीना है सर। आगे बात तो बात। अब 18% टैक्स आपका, जैसे कि आप जैसे कि ब्यूटिशियन वाला जो खरीदोगे ना वो सब पर 18% टैक्स प्रोडक्ट ब्यूटिशियन वाला सरकार को पता है। बात को ना 5% टैक्स है कॉपी वगैरह पेन वेन ये वो मार्केट ऐसा 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया लोक वित्त व्यवस्था। समझिए बाबू, टैक्स दोगे तो आपके लिए क्या बनेगा? इसी में आप समझोगे कहाँ सरकार पैसा खर्च करती है, आपके लोक कल्याणकारी के लिए काम कितना सरकार। यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना। अब बाबू जब आप इतना समझ जाओगे, देखो ध्यान से, पहले आप पढ़े अर्थव्यवस्था, बेसिक अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, कौन देश खुला अर्थव्यवस्था है, कौन देश बंद अर्थव्यवस्था है। जैसे एक ही आपने नाम सुना, उत्तरी कोरिया, नाम सुने हो? उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है जिसमें यहाँ बंद इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी। वो बोलता है हम किसी से व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का क्या है? ओपन इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है खुला अर्थव्यवस्था। हमें चीन से, क्योंकि हर चीज में आप आदमी हो रहे हैं, हम लोग मोबाइल बना लेते हैं नहीं, तब मोबाइल आप दूसरे देश से खरीद लाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ रोजगार मिलता है ना, मिलता है। तो हम लोग ओपन इकोनॉमिक्स से समझेंगे वहां पे। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इनकम के बारे में। अपने देश में कितना इनकम होता है, इनकम मतलब कितना, हम लोग कितना कमा रहे हैं, हमारे देश के सीमा के अंदर कितनी वस्तु का उत्पादन हो रहा है और उस वस्तु से कितना रुपया हम लोग कमा रहे हैं। हम उसी को हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय। दूसरा मैंने बताया भारत का वित्त व्यवस्था, यानी अपने देश में पैसा का किस तरह से व्यवस्था है, जिसमें हमने आपको बताऊंगी आरबीआई बैंकिंग सिस्टम, उसी बैंकिंग सिस्टम कैसे कंट्रोल करके चलता है ये। उसके बाद में लोक वित्त व्यवस्था। लोक वित्त मतलब सरकार को जो पैसा देते हैं हम लोग टैक्स के रूप में, वो सरकार हमारे लिए क्या क्या काम करती है। अब जब इतना टॉपिक पढ़ लोगे तो 5वां टॉपिक भी आप पढ़ोगे मुद्रास्फीति। क्या पढ़ोगे आप? मुद्रास्फीति। ना अब मुद्रास्फीति जब पढ़ोगे तो आप याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, नाम सुने हो ना? मूल्य याद रखना है कि मुद्रा का जब अगर दाम, जैसे मान लीजिए आपने पिछले जनवरी में 2025 जनवरी में आपने मान लेते मुर्गा खरीदा था 80 रुपए किलो, अब 1 किलो का दाम कितना था? 150 था। अभी का नहीं, हम बात करते हैं 25 का 120 एक बात याद रखना। अच्छा 130 था ना, अब कलम आज दोन जान समझ। अब ये बता बात नहीं समझना, समझो यहाँ पे, समझो 2025 में 1000 ग्राम सब क्वांटिटी को फर्क पड़ा है ना। 1 किलो ग्राम लिखा हूँ, 1 किलोग्राम सॉरी 1000 ग्राम अर्थात 1 केजी, ठीक है ना। 1 केजी में क्वांटिटी को फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मूल्य मुद्रा का क्या हो गया, दाम क्या हुआ। अब हम उनको ये बताओ कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ा है या घटा है। 2025 में 1 केजी मुर्गा का दाम था कितना? 130 रुपया। अब 2026 में कितना हो गया बाबू? 150 रुपया हो गया। तो अर्थात अब हमको ये बताओ मुर्गा का वैल्यू बढ़ गया
या पैसा का दाम घट गया, पैसा का वैल्यू घट गया, क्या हुआ? पैसा का वैल्यू और वस्तु का वैल्यू क्या हुआ है? जैसे आप देखो नहीं करता है 1,000 रुपया 10,000 रुपया देवो गाँव में तो फिर सूद नहीं बोलता है, होता नहीं बोलता है बता। तो क्योंकि 1 साल के बाद जो वापस करेगा तो 10,000 रुपया का जो है दाम अगले साल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वस्तु का दाम नहीं बढ़ जाएगा जी। जो पलंग 10,000 रुपया मिलता था 2025 में, अब वो पलंग का दाम 12,000 रुपया हो गया है 2026 में। तो 10,000 रुपया का वैल्यू बढ़ेगा ना जी, तो रुपया का वैल्यू घट जाता है और वस्तु का वैल्यू क्या होता है? इसीलिए इंटरेस्ट का बात आया। इंटरेस्ट में जब हम रुपया देवो तो अगर की देवे नहीं बोलता है जी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक? मुद्रास्फीति। समझा बात को ना? मुद्रास्फीति यहाँ में कोई दिक्कत है ना? पर इतना फटाक से उतार लो, जो उतार लिए हो उस पर एक टॉपिक को इंक्लूड कर दो। बस ये टॉपिक लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। नहीं ये कल तक यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना। अब देखो मेन टॉपिक आएगा मुद्रा स्थिति। मुद्रा स्थिति, हाँ स्थिति बोला जाता है कि जीडीपी के अंतर्गत जो है, जीडीपी के अंतर्गत हमारे भारत देश में जीडीपी में कृषि का कितना महत्व है? आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये समझना है कि भारत में जीडीपी का महत्व, कृषि का महत्व है। उसके बाद महत्व के बाद और पढ़ेगा विशेषता। विशेषता कोई दिक्कत है ना? उसके बाद भारतीय कृषि का महत्व, विशेषताओं के बाद पढ़ेंगे हम लोग सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कृषि संबंधित योजना। समझ बात को ना? सरकार अभी कोई एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि सरकार कृषि के विकास के लिए, अब बताओ हमने पहले भी बोला था खेत उतना ही है, जनसंख्या तो सबको भोजन कराना है। जब सबको भोजन कराना है, खेत उतना ही है, तो हमें क्या करना होगा? कृषि की विशेषताओं को बढ़ाना होगा। और सरकार जो है कृषि के बेहतर के लिए, कृषि के उत्पाद उतने खेत में प्रोडक्टिविटी हमको क्या करना है? बढ़ाना है। जैसे पहले के जमाना में होता था कि 3 मन इकट्ठा होता था ना जी, अब उसको 5 मन इकट्ठा करना है। उसके लिए कुछ करना होगा, अच्छा खाद देना पड़ेगा, अच्छे रूप से वहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें क्या करना होगा? कृषि करना होगा, जिस वजह से उत्पादन क्षमता क्या कर सके? बढ़ा सके। तो सरकार उसके लिए क्या करती है? आपको सब्सिडी देती है। क्या देती है? तो सरकार के द्वारा किया गया प्रयास में सबसे पहले क्या होता है? सब्सिडी। सब्सिडी समझते हो ना? छूट कि देखो बाबू आपके खेत में हम पोल बिछा देते हैं, ठीक है, आपको डीजल पे नहीं चलाना क्योंकि महंगा पड़ जाता है, आप लाइन दे देंगे, आराम से आप खेत पटाइएगा और सस्ता में हो जाएगा। समझा ना? तो दूसरा सब्सिडी आपको यूरिया पे क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। खाद पे आपको सब्सिडी देंगे। समझा बात को ना? अगर आपका फसल अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस देते हैं MSP। हम आपको सपोर्ट करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब करेंगे, मतलब अगर आपके फसल खराब हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसका दाम हम देंगे। एमएसपी के रेट पे खरीदा जाता है फसल। तो सरकार के द्वारा किया गया प्रयास बाबू जो होगा, इसी में हम लोग सब्सिडी के बारे में भी पढ़ेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगला टॉपिक जो बाबू रहेगा खाद्य प्रबंधन। ठीक है, खाद्य प्रबंधन समझते हो ना? जो अपने जैसे मान लो कोई किसान है, जैसे आपने सुना ना, हमने वादा किया है ना संविधान के प्रस्तावना में, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। तो अब बताओ खाद्य का प्रबंधन करके भी हमने सुना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दुकान का नाम सुने हो? डीलर साहब जो होते हैं गाँव में गेहूं चावल देने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पीडीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको बाबू? पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दुकान। अर्थात उसका काम है कि सरकार जो एमएसपी के दर पे जो चावल खरीदता है, वो चावल सरकार के पीडीएस दुकान के माध्यम से हर गरीब आदमी को क्या करवाता है? भोजन। जो गरीब आदमी है उसको 5 किलो क्या मिलेगा? अनाज। वो अनाज से आप अपना जीवन यापन कीजिए। आपको हमने बोला सरकार आपकी शौक पूरा कभी भी नहीं करेगा, आपकी जो मिनिमम मूलभूत की जरूरत होगा वो सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? खाद्य का प्रबंधन, मतलब जो अपने देश में उत्पादन हो रहा है उसका क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे और पीडीएस के माध्यम से हम सबको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
अब दूसरा सरकार बोला अरे यार ये तो हो गया, अब लेकिन किसी आदमी के पास खेत नहीं है तो क्या करें, उसको गाय दे देते हैं खरीद के, बकरी दे देते हैं खरीद के, उसमें भी लोन देता नहीं लेता है। तो पशुपालन आधारित, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था। अब हमको ये बताओ, अब जिधर बाढ़ आता है, जैसे बिहार का उत्तर वाला जिला, उधर का आदमी खेती कर पाएगा नहीं, उधर का आदमी बोलेगा आप मछली पालन कीजिए और हम सब्सिडी आपको देते हैं, गड्ढा उधर खाएंगे। तो आप देखते होंगे कि बिहार के उत्तर दरभंगा का क्षेत्र, मधुबनी क्षेत्र में जो मांगुर मछली का पालन करता है उसके सरकार क्या देती है उसको, सब 90%। आप 10 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा ना, उसमें से 90% आपका माफ है, 10% आपको वापस करना होगा, 90% आपका रुपया माफ। क्यों? मछली आराम से उत्पादन कीजिए, सरकार जाकर मंडी में बेचिए और अपना जीवन यापन करिए। क्यों? क्योंकि भूगोल ने आपको दिया है शराब, क्योंकि आपकी नदी क्या बहती है, नदी। समझो ना, सरकार कोई सी योजना चला रही है, लेकिन गया आदमी क्या बोले, रुको रुको रुको, तुम्हें लिए पर्यटक स्थल बना रहे हैं, जिधर जिस तरह का व्यवस्था रहेगा सरकार उस तरह से उसके लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। सिंपल सी बात है, सुना बात को। तो पशुपालन आधारित अर्थ, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलिए अगला जो हम लोग टॉपिक आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा बाबू वो आएगा भारतीय उद्योग। उद्योग समझते हो ना, उद्योग अपने देश में उद्योग भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, पता है ना, बोलो ना जी। जहां ज्योग्राफी को याद करो, जहां मैंने बोला था जिस तरह का खनिज होगा वहां पे उस तरह क्या लगेगा। अब जब उद्योग लगेगा तो उद्योग को बेहतर करने का हमें क्या होना होगा, अवसंरचना। अवसंरचना मतलब समझते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, समझते हो बात को ना। अवसंरचना मतलब आप सड़क अच्छा बनाना होगा, मैंने बताया था, याद है ना, परिवहन जो बिहार का स्पेशल में पढ़ा रहे थे ना, जल परिवहन वगैरह बता रहे थे ना। आपका उद्योग विकास तभी होगा जब क्या होगा, अवसंरचना अच्छा होगा, मतलब अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं होगा, अर्थात कौन सा, सड़क, रेलवे। अब देखो माल ढोने वाला भी गाड़ी है ना, है नहीं, सीमेंट होता है, कोयला होता है नहीं, तो सड़क और रेलवे का बेहतर व्यवस्था होगा तब जाकर आपका उद्योग क्या होगा। अब बताइए सड़क और रेलवे अच्छा कब बनेगा, जब देश में क्या आना चाहिए, निवेश। क्या आना चाहिए, निवेश। आपसे पूछता है सवाल, तो कितना डीप सवाल पूछता है, बोलता है कि आज हाल ही में जो वर्तमान में जो एनएच बन रही है वो किस मॉडल पे बन रही है, आपको बोला है पीपीपी मॉडल। क्या बोलते हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट। अर्थात सरकार कहे देखो भैया हमारे पास पैसा नहीं है रोड बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, हमको योजना भी चलाना होता है, गरीब आदमी सब है, सबको खाना भी खिलाना है। तो अब बोलता है कि तुमको मुंगेर पार जाना है ना उस पार, तो तुमके लिए हम ऐसा करते हैं, जो पब्लिक है ना, पब्लिक से हम पैसा ले लेते हैं, जो अमीर आदमी कौन है ना उससे हम क्या लेते हैं, पैसा, और उसके साथ में क्या कर देते हैं, पार्टनरशिप। फिर उसके बाद तुम जब करोगे तो उसके लिए तुम रोड टैक्स देना, जब रोड का सब पैसा वसूल हो जाएगा तब फिर रोड टैक्स क्या हो जाएगा वहां से। तो कहीं मतलब सरकार जितना भी पुल पुलिया बनाएगा ना, बड़ा बड़ा ओवरब्रिज और रेलवे बनाएगा तो क्या बनाएगा, पीपीपी मॉडल में बनाएगा, पब्लिक प्राइवेट। सरकार का वो है लेकिन सरकार के पैसा से वो बना हुआ नहीं है। वो जैसे अंबानी, गौतम अडानी, टाटा, ये सभी क्या करेगा, सरकार को पैसा देगा कि लीजिए और उसको बनाइए, और उससे जो कमाई होगा उसको हमको दीजिए। जैसे ये वंदे भारत सब जो चल रहा है वो किसका है, किसी प्राइवेट आदमी का है ना, नाम सुने हो ना, तेजस ट्रेन जो चल रहा है ये सब किसका है, प्राइवेट आदमी। कहने का मतलब है जैसे एनएच है ना, एनएच पे दोनों गाड़ी चलता है, प्राइवेट और सरकारी, लेकिन रेलवे पे पहले क्या चलता था, सिर्फ सरकारी गाड़ी चलता था, रेलवे लाइन है वो भी तो रोड है एक तरह से, लेकिन सरकार बोला अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, इस पे प्राइवेट गाड़ी भी चलाओ। आपका मन है आप गाड़ी खरीद लीजिए रेलवे का, चलाइए आराम से, देखिए पैसेंजर बैठेगा, कमाइए उसके रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, आप में क्षमता है ना साथ में जी, 10 वो ट्रेन खरीद लीजिए, ठीक है ना, ऐसे चलना दुनिया। इसके बाद सुना बात को, तो सरकार अब निवेश मॉडल, यानी सरकार निवेश के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर से भारत में क्या होगा, उद्योग बेहतर होगा। सुना बात को ना, कोई दिक्कत नहीं, अलग समय। अब बताओ अगर रोड अच्छा बात नहीं करना,
अगर रोड अच्छा होगा तभी ना बाबू, ये बताओ नोएडा में जो मोबाइल बनेगा आपके भाई स्कूल में बिकेगा ना। रोड अच्छा नहीं होगा फिर मोबाइल खरीदना जाना पड़ेगा आपको। आज के घर तक इसका फायदा कौन उठाए? रोड अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, फ्लिपकार्ट वाला आपके गांव तक पहुंच जाता है। आज से 10 साल पहले फ्लिपकार्ट वाला कौन पता, तो रोड बदल था, कादो रास्ता, रोड अच्छा नहीं था, फ्लिपकार्ट वाला घर तक पहुंचता। आप बता, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, निवेश अच्छा हुआ, तब ना उद्योग अच्छा हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि अब आदमी को शॉपिंग करने के मार्केट नहीं आए, घर पे जाएगा मार्केट, सिंपल सी बात है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि निवेश मॉडल अच्छा हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। इस वजह से क्या हो गया, घर तक आपका सामान सेवा सरकार। अब सरकार बोल रहा है हम घर तक सेवा देंगे, तो उसके बदले हम क्या देंगे? टैक्स। हमने आपका समय बचाया ना। पता है आप जब कंबल में थे तब ना फ्लिपकार्ट कर देते थे, समझे ना, दुकान जा जाकर बोलते हैं कोई कपड़ा दिखाई दे, उसमें समय वेस्ट होता था क्या? मतलब आराम से आप प्लेट करिए, तब सेलेक्ट कर लीजिए हमको ये साड़ी लेना है और मार दीजिए। लेकिन आपको समय बचा, आप उसको दाम क्या दीजिए, आपको टैक्स ज्यादा दीजिए। इसलिए आप देखो ऑनलाइन प्रोडक्ट कर दोगे तो उसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आपको मार्केट आने का पेट्रोल किराए का दाम बचा नहीं बचा, सरकार उसके लिए क्या लेगा आपसे? टैक्स। सारा खेल पैसा का। यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? ये टॉपिक देखिए, विकास की अर्थव्यवस्था देखो, पहले भूमि सुधार करेंगे, फिर कृषि लगाएंगे, फिर खाद्य प्रसंस्करण करेंगे, पशुपालन अर्थव्यवस्था लगाएंगे, फिर उद्योग लगाएंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, फिर निवेश करेंगे। देखिए ना, अपने इधर जो ये एनएच जो है ना, जिससे आप वो 4 लाख चाहते हैं 4 लाख बन जाए, उसके लिए क्या करना होगा? निवेश करना होगा। कोई यहाँ का आदमी अगर अपने यहाँ का पैसा नहीं अभी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो गरीब है ना, इधर में उद्योग लगेगा तब ना बड़ा सैनक चलेगा। यहाँ आदमी जाना है मानसी नगर नहाने, उसके सरकार उतना पैसा खर्च करेगा, लेकिन यहाँ उद्योग लगता बन जाता है, तो इसलिए काम चलता है। सभी बात को, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तभी होगा जब निवेश होगा, याद रखना है। सड़क तभी बनेगा जब क्या होगा? निवेश होगा। और निवेश करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब अपने आने का पानी है नहीं है ना, इसलिए याद रखना। बात नहीं करना कोई, सीधा टॉपिक उतारे, यहाँ पे उतार लिए ना। चलिए हो गया ना, उतार लीजिएगा। 8 का अब हमको ये बताइए, कोई आदमी ये सीधा सोच के बताइए, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। अगला चैप्टर कौन सा है बाबू? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। उतारना नहीं है, पहले समझिए, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बाबू बात नहीं है ना, देश में गरीबी दूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और दूसरा क्या है बाबू बताओ? और तीसरा क्या है? कुपोषण। नहीं है जी? अभी आप जाओगे सदर अस्पताल, गए हो कभी तुम लोग? जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जिसको सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, उस बच्चे के बेहतर सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है। उस समय वहां से पोषण पूछता है। तो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास। क्या करना चाहिए गरीबी, भूखमरी, कुपोषण को दूर करने के लिए? तुम समझो कल को तुम ही मुख्यमंत्री बन गए, तो मान लो कि अगर, मजाक नहीं, आपको तो पहले शब्द में जाना है गरीबी होता क्या है, गरीबी के प्रकार कितने का बताए थे ना, मौसमी गरीबी नाम से मौसमी बेरोजगारी का बताए थे ना, आगे समझाएंगे आपको। बेरोजगारी अर्थात रोजगार सृजन, रोजगार का सृजन, रोजगार का सृजन, और रोजगार का सृजन के लिए सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास। अब बताओ रोजगार मेला लगता है ना जी? देख रहे हो ना, बेरोजगारी पहला टॉपिक लिखे, बेरोजगारी। ये दोनों टॉपिक अब
आप पहले समझ लीजिए उसके बाद। अब देखिएगा, जब हम गरीबी पढ़ लेंगे यानी गरीबी को दूर, अब गरीबी आधारित कितने समिति का करना, हाल ही में गरीबी का आधारित कौन समिति चलता है अभी बताओ, किस समिति ने ये निर्देश दिया कि गरीबी का कितना, यही सब क्वेश्चन पूछता है। सुना रात को ना, तो याद रखिएगा, अपने नाम सुना, तेंदुलकर कमेटी में नाम सुने हो ना, चलो आगे बताएंगे। चलिए अब देखिए अगला पढ़ना हमें समावेशी विकास। समावेशी विकास बात करें, समावेशी विकास का अर्थ मापन, माप एवं समस्याएं। नाम सुना समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। कोई बता सकते हैं में क्या होता है समावेशी विकास? नया बता सकती है क्या होता है? तुम तो पढ़ी है ना, बताओ। इंक्लूसिव ग्रोथ आप बताइए। समावेशी विकास भूल गया यार, आपने सुना है ना, भारत मोदी सरकार ने जो नया देता है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका, है ना। तो कहने समावेशी विकास का मतलब होता है सरकार ऐसी कौन सी पैमाना को तय करे ताकि गरीबी दूर हो सके, भूखमरी दूर हो सके, कुपोषण दूर हो सके और बेरोजगारी दूर हो सके। उसी में सरकार को क्या करना है? सबका विकास। तो टॉपिक क्या आएगा? समावेशी विकास। और समावेशी विकास को करने के सरकार कौन सी योजना चला रही है? महिला कानून चल रहा है जी, महिला को आरक्षण दे रहा है, दे रहा है। महिला सब एएनएम का कोर्स कर लेगा, 50% नौकरी में 33% का आरक्षण आएगा नहीं है? क्यों? समावेशी मतलब सबका विकास, महिला हो या पुरुष, कोई इस तरह वंचित नहीं होगा, सबके लिए। अब बताओ ये जो कहां से हुआ? वही आर्टिकल 16 संविधान के आर्टिकल 16 के आधार पे, समझ बात को ना, और 15 के आधार पे हमारे देश में किसका कॉन्सेप्ट आया है? इंक्लूसिव ग्रोथ अर्थात समावेशी विकास। हर किसी का अधिकार है जी। तब जाके संसद में अब जो 2029 में विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, महिला कितना परसेंट आरक्षण मिला हुआ है? 33% सीट में। अगला बार जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा, उसके सीटों में विधानसभा लोकसभा के कितना होगा? 33% आरक्षित मिलेगा सीट रिजर्व जी। बोलो ना जी, तुम लोग भविष्य देख लेना अपना, कुछ होना हो 33% सीट समझ रहे हो ना, 100 में से 33 को सीट महिला सीट रिजर्व रहेगा। इससे पहले सिर्फ किसमें था? मुखिया सरपंच के चुनाव में, मुखिया सरपंच नगर परिषद के चुनाव में कितना परसेंट था? 33%। अब हो गया है विधानसभा और लोकसभा चुनाव, कब लागू होगा? 2029 वाला चुनाव होगा। कोई दिक्कत है ना? ये बात तो जानते हो। क्या कोई दिक्कत है ना बाबू? चलो आप देखो, आप पढ़ेंगे समावेशी विकास के लिए भारत में आर्थिक नियोजन, नाम सुने हो ना? आर्थिक नियोजन का नाम सुने हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पंचवर्षीय योजना से पूछता है कौन सा पंचवर्षीय योजना, क्या क्या हुआ था। टॉपिक लिखिए पंचवर्षीय योजना, उसके बाद लिखिएगा नीति आयोग, उसके बाद लिखिएगा कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजना। चार योजना का नाम देगा, उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी योजना है? बताओ। जनधन योजना, जनधन खाता जो नाम सुने सरकार ने खोली है, हाँ, वो कौन सी योजना है? कल्याणकारी योजना है। सबका कल्याण होना चाहिए। गरीब आदमी क्या बैंक में खाता नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए सर, तब 10,000 आप बताओ, बैंक में खाता खुला तभी ना हर किसी लड़की, अब जो लड़की 9, 10, 8 वगैरह पढ़ता है उसको पैसा मिलता है, नहीं मिलता है? हाँ सर, स्कूल में मिलता है। हर चीज के लिए पैसा मिलता है, ड्रेस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, हर चीज के लिए पैसा मिलता है। चलिए बात, आप सोचो अगर खाता नहीं खुला था करप्शन होता नहीं होता? अब करप्शन दूर हुआ ना?
कल्याणकारी योजना लिखिए ना। चलिए अगला लिखिए। अब बताओ, सामाजिक न्याय के साथ विकास की अवधारणा, ये लिखा दिया इसलिए कि हमें योजना जब पढ़ेंगे ना तो उससे हमको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सा योजना हमें कैसे। ये सब्जेक्ट अलग है, इस सब्जेक्ट का विषय कुछ अलग रहता है, एक साइड में बना रहता है जैसे ज्योग्राफी में बना रहता है, इसका अलग टॉपिक है, हिस्ट्री जैसा नहीं है। समावेशी सामाजिक न्याय के साथ विकास की अवधारणा। 8 दिन लगा हमको इतना बनाने में टॉपिक, 8 दिन पूरा मेहनत किए हम, तब जाके टॉपिक बनाए। क्या हुआ सर, अभी बहुत है। सामाजिक न्याय के साथ विकास की अवधारणा। आप बताओ, पूछेगा कौन सा कल्याणकारी योजना है और कौन सा सामाजिक न्याय की अवधारणा। अब महिला को जो आरक्षण दिया गया वो कौन सा समाज में हर किसी का न्याय मिलना, क्योंकि हमने संविधान के प्रस्तावना में वादा किया था ना, हर किसी व्यक्ति को हम न्याय देंगे। तो कैसे न्याय बोलने से हो जाएगा, सिर्फ महिला थाना खोलने से हो जाएगा। महिला को न्याय मिलना नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, सामाजिक न्याय। उसके लिए सामाजिक न्याय के आधार पे ही अभी देखो बिहार मेल का और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग बनता है, नहीं मानता है इसीलिए, क्योंकि जब तक महिला आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक उसका शोषण बंद नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि महिला को जो है प्रताड़ित किया जाता है दहेज के रूप में या जो जिस किसी के रूप में, तो उसको सामाजिक न्याय के आधार पर सरकार की विकास की अवधारणा लिखेगा। बात नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव विकास। और लास्ट लिख दीजिएगा मानव विकास सूचकांक। यहां से क्वेश्चन पूछता है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक क्वेश्चन पूछता है। किसी भी देश का अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव का रहन सहन यानी खाना पीना अगर बेहतर है तो उसी के आधार पर पूरा विश्व ने उस देश का मानव विकास सूचकांक का रैंकिंग जारी करता है कि कितना नंबर में देश अपन लोग का है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो बाबू, ये हुआ टॉपिक। देखो ये सब टॉपिक में हमें उतना नहीं सोचना, बस ये है कि इनसे संबंधित जो सरकार योजना चला रही है ना, बस आपको ये टॉपिक लिख देना और उस टॉपिक से लक्ष्य रखना। क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछता है कैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना किसके लिए है। अब बताओ सामाजिक में आप कितना रटोगे कि ये बताओ सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना चलाया है, नाम सुने हो ना, किसान सम्मान निधि चलाया है, नाम सुने हो ना। तो अब ये योजना जो चलाया है क्वेश्चन हमें उस टाइप जिस टाइप से पूछा उस टाइप से हमें टॉपिक बनाना होगा। समझा बात को। अब बाबू यहाँ तक हमको दिक्कत, अब हो गया ये भारत का बात हो गया, अब चलना है विदेश की बात। आपसे पूछेगा कि ये बताओ बैंक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है हम लोग का, मतलब अब हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में, यानी भारत और विदेशी देश के साथ जो व्यापार होता है उसके पैसा को कहां हम नोट करते हैं। हमारे भारत देश के अंदर जो व्यापार होगा उसको हम करेंगे राष्ट्रीय आय में गणना। कहां करेंगे, राष्ट्रीय नेशनल इनकम में। लेकिन जो बाहर देश के साथ जो मेरा व्यापार होगा, अमेरिका के साथ मेरा कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, उससे कितना डॉलर आया और कितना डॉलर गया, तो किसी सब चीज का लेखा जोखा के हम रखते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। समझ रहे इतना। तो अगला आप लोग टॉपिक लगाइए, अगला टॉपिक आप लोग लगाइए भारतीय अर्थव्यवस्था। टॉपिक लिखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव।
एक बार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा और मैं ये वचन देता हूँ कि अगले 3 साल तक अगर मेरा टॉपिक से बाहर क्वेश्चन अगले 3 गाने मतलब 2028 तक अगर मेरे से बाहर आया हमको फोन करके बता देना ऐसे ऐसे बात उतना चैलेंज देते हैं, बताओ उतना मेहनत करके हम चलते हैं, खास करके इस सब्जेक्ट जल्दी कोई चैलेंज नहीं देता है। हम तो करें खुला मन से यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, हम कौन होते हैं बोलने वाले, यूट्यूब पे सर्च करके देखो कितना विषय सूची अगर कोई दिखाया होगा तो हम मान लेंगे उसका बात, और वो भी 150 रुपया महीना में, ये भी देखना है। 50,000 रुपया फीस हम नहीं लेते हैं। चलिए आगे लिखिए, चलिए सबसे पहले लिखिए भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, भुगतान ब्रैकेट लिखिएगा बीओपी, शॉर्ट में खाली लिखिए, आगे बताएंगे। भुगतान संतुलन के बाद लिखिएगा विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, नाम सुने हो ना? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट। नई आर्थिक नीति, कब वो आपके देश में नई आर्थिक नीति लागू, बोलो ना जी, 1991। एलपीजी मॉडल नाम सुना हो ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, नाम नहीं सुने हो? जब देश अपना एकदम लो टाइम पे था। हाँ, इसका नाम उस समय कौन था वित्त मंत्री, नाम सुने हो ना? बोलो ना, मनमोहन सिंह। नहीं आर्थिक नीति, ठीक है। उसके बाद इसके लिखना है विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। उसके बाद लिखिएगा रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण, रुपया का अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आर्थिक मंच जानते हो ना? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाम सुना? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, नाम सुने हो ना? वैश्विक आर्थिक मंच, विश्व के लेवल पे इसी में अमेरिका का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो ना अमेरिका को प्रतिबंध लगा देंगे आप पे, आपको व्यापार करने देंगे ही नहीं। इसी का रात हम लोग समझेंगे आगे जब पढ़ेंगे तब टॉपिक क्लास में, ठीक है। उसके बाद लिखेगा अन्य बैंक, इसमें पढ़ेंगे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और लास्ट लिख लीजिए विविध, लास्ट में लीजिएगा विविध, इसमें लीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था लिखना है, अर्थशास्त्र लिखना है, अर्थशास्त्र के नियम है, बात नहीं करना, अर्थशास्त्र के नियम। उसके पीछे लास्ट लिखना है अर्थशास्त्र के शब्दावली, अर्थशास्त्र के शब्दावली, शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपका टॉपिक ये है सिलेबस, इतना पढ़ना है, लगता है ज्यादा है लेकिन दिमाग से पढ़ेंगे तो हर चीज हैंडल कर लेंगे, सुना है ना? तो इसलिए जीके टफ है ना, क्या बोले, क्या नहीं समझे थे? अच्छा प्रयास करने का कोशिश करें ना, थोड़ा थोड़ा आसान करने का कोशिश हम बहुत करेंगे, इतना टेंशन नहीं लेना। हार्ड क्या है, एक मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे पढ़िए कि आपको 2027-28 तक थोड़ा सा बनाना चाहिए, कई डीप से पढ़िए, टाइम अभी आप लोगों के पास
बहुत गाने हम हमारे पास विकल्प है। 6 टॉपिक इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। पूछने चले तैयार है? 6 टॉपिक में खत्म। चलिए उतारिए सवाल में, पीछे का लड़का उतार लिया। आप देखो समझना, हो गया जी। आज को समझो, हमने बोला आपको कि एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक बता देना वेल्थ ऑफ नेशन, और याद रखिएगा एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक है। कौन है बाबू? तो एडम स्मिथ ने जब अपनी पुस्तक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को क्या कहा बाबू? क्या कहा बताओ? धन का विज्ञान। चला एग्जाम में धन का विज्ञान को किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। अब उसी के आधार पे हम लोग जो है जिस अर्थशास्त्र का, याद रखिएगा, जिस अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसी में कहा गया, एडम स्मिथ ने कहा कि संसाधन क्या है बाबू? सीमित है। किसी भी देश के पास, चाहे अपना देश हो या कोई भी देश है, संसाधन सीमित है, पर इच्छाएं क्या है बाबू? और सीमित है। तो संसाधन सीमित और इच्छाएं असीमित। अभी मानते हो आप लोग नहीं कहते अच्छा हॉस्पिटल बन जाए, अच्छा कॉलेज बने, अच्छा रोड बने, सरकार इसे क्यों नहीं करता है? तो इच्छाएं क्या है? असीमित है। हर चीज अच्छा होना चाहिए, लेकिन संसाधन अपने पास क्या है? सीमित है। पैसा अपने देश के पास क्या है? कम है। तो संसाधन जब सीमित हो, इच्छाएं अनंत हो अर्थात असीमित हो, उन दोनों के पूरा करने के लिए कुछ नियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कुछ नियम, कुछ लॉ बनाया गया है। अब उसी नियम के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र को कितने वर्गों में बांटा गया बाबू? 2 वर्गों में बांटा गया। ध्यान समझना मेरी बात को। हमने बोला कि एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक में वेल्थ ऑफ नेशन में कहा कि किसी भी देश के पास संसाधन सीमित है और इच्छाएं क्या है? असीमित है। यही संसाधन और इच्छाएं असीमित होने के वजह से क्या बनाया गया? कुछ नियम बनाया गया है, और उसी नियम के अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। एक को बोला गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में विशिष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो छोटा, मैक्रो सामने माइक्रो चाय कर दीजिए, नहीं बोलते आप? बच्चा सा स्टूडेंट देगा क्या बोले कौन सा चाय कहते हैं? तो बोलो मैक्रो। मैक्रो कब चाहिए? छोटा वाला, है ना? तो मैक्रो का मतलब होता है छोटा। जब हम किसी एक बाजार का, जब हम किसी एक वस्तु का, जैसे अभी मान लो कि गोभी का उत्पादन अभी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसका दाम क्या होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहने का मतलब क्या है? अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है, तो अगर मांग उसकी अधिक है, उसकी वैल्यू प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? कॉमन सी बात। तो जब हम किसी क्षेत्र में, जब किसी एक इकाई का, एक इकाई मतलब किसी एक विशिष्ट क्षेत्र का जब हम अध्ययन करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? उसका किसका अध्ययन कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो छोटा चीज का अध्ययन कर रहे हैं। उसी में जैसे एक किसी उत्पादन के आधार, मान लो किसी भी चीज का एक उत्पादन, एग्जाम्पल के जैसे मान लो अभी तिलकुट मार्केट में क्या है? मांग ज्यादा है कि नहीं है उसका? आज से 2 दिन दूध का भी मांग ज्यादा है कि नहीं? जब हम पर्टिकुलर किसी एक उत्पादक वस्तु का अध्ययन करेंगे, एक चाहे दूध हो, तिलकुट हो, जो भी चीज है, उन सभी चीज का अगर हम अध्ययन करेंगे, तो आप किसका अध्ययन कर रहे हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हो। उसी में किसी एक उपभोक्ता का, या उसी में से किसी एक बाजार का, जैसे मान लो अपना मैसूर बाजार का सिर्फ अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर पूरा भारत देश का करेंगे, तब जा कहां करेंगे? माइक्रो समिष्ट अर्थव्यवस्था। अभी समझो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है किसी एक इकाई का जब हम अध्ययन करते हैं, उसमें से चाहे एक उत्पादन वस्तु हो, एक उपभोक्ता हो, एक बाजार हो, एक किसी व्यक्ति का, इन सभी के अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करेंगे तो कौन सा कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक उसी प्रकार बाबू याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका उल्टा होता है। इसमें किसी एक समूह का अध्ययन करते हैं। समूह समझते हो ना? कोई एक देश, कोई एक राज्य, कोई एक गांव, अर्थात किसी में किसी एक समूह का जब हम अध्ययन करते हैं तो कौन सा होगा जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। उसमें हम जैसे किसी एक देश का राष्ट्रीय, किसी एक राज्य का राष्ट्रीय होना कितना है?
किसी एक देश का गरीबी का क्या उसका जब अध्ययन करेंगे, उसी का मुद्रा स्थिति का अध्ययन करेंगे, उसमें कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, इन सभी चीज का अध्ययन करेंगे। और इसी में हम लोग मांग और पूर्ति का भी क्या करते हैं। तो आप बताओ, हम ये अध्ययन करेंगे या ये अध्ययन करेंगे? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना। हम किसी एक मैक्रो बाजार का तो सिर्फ नहीं अध्ययन करेंगे जी, या हम किसी एक गांव का अध्ययन करेंगे, हमें पूरा देश का। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। समझ मेरी बात ना? अब समझो, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन अपने पुस्तक में उन्होंने कहा कि बाबू इकोनॉमिक्स क्या कितने प्रकार होते हैं? दो। किस आधार पर उन्होंने बोला संसाधन सीमित है और इच्छाएं असीमित है। इन दोनों को नियम को अध्ययन करने के लिए एक बुक बनेगा जिसका नाम क्या होगा? अर्थशास्त्र। शास्त्र मतलब वही तो हर किसी का अपने पास शास्त्र होता है जी। तो शास्त्र के नियम जैसे न्यूटन का नियम है कि नहीं है? बोलो ना। हाँ, उसी तरह अर्थशास्त्र भी नियम है। कल भी मैंने बताया था, अर्थव्यवस्था अलग है और शास्त्र अलग है। तो अर्थशास्त्र को कितने वर्गों में बांटा गया? दो। एक मैक्रो, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा वाला को हम अध्ययन करना है, छोटा वाला को नहीं करना। यहाँ से अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा? अब इसी में हम लोग अब समझेंगे कि माइक्रो अर्थात अपना किसका अध्ययन करना है? पूरा एक समूह का या किसी एक क्षेत्र का? पूरा समूह का अध्ययन करना है। तो जो अगला क्लास होगा बाबू, कल क्लास खुला हुआ है? कल बंद है, परसों पर देखेंगे। तो